तो और साथियों, आज की ये मीटिंग साथी निहाल अहमद साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बुलाई गई है। दोस्तों और साथियों, आज का दिन 27 तारीख जो आज की पावर बिल के ताल्लुक से जो आज ऑनलाइन मीटिंग हुई और नासिक में बाकायदा ये मीटिंग चल रही थी, तो सुबह से मुस्तकीम भाई और शान हिंद साहिबा ने नासिक पहुंचकर हॉल के अंदर जिस तरीके से शहर की तरफ से नुमाइंदगी की, हम शान हिंद साहिबा और मुस्तकीम डिग्नेटी साहब को शुक्रिया अदा करते और खिराज मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिस तरीके से इस्माइल रहमानी साहब ने ये बात कही कि आज कोई भी सियासी लीडर इस मामले में आगे नहीं आया, लेकिन इन दोनों ने शहर की ज़रूरत को समझते हुए जिस तरीके से नुमाइंदगी की। आज रमज़ान का महीना है, थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है, तो पावर लूम और दीगर कारोबार चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पावर की बिजली का जो दाम बढ़ाया जा रहा है, मैं समझता हूँ 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, शहर का कारोबार ठप पड़ जाएगा। और शहर का माहौल जिस तेजी से खराब करने की कोशिश की जा रही है, विकास के नाम पे जिस तरीके से शहर को लूटा जा रहा है, सिर्फ वही है, वाहिद पार्टी है जो इनके कान खींच सकती है, इनसे सीना तान कर मुकाबला कर सकती है और निहाल साहब की सोच को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, तो यही लोग हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लीडरों का जिन्होंने 12 नवंबर के वक्त में बेबाकी से डिपार्टमेंट का और फिरका परस्ती का मुकाबला किया, इनके हाथ को मजबूत करें, और इससे अच्छा खिराज अकीदत नहीं हो सकता निहाल साहब को। आज के दिन मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। साजदा निहाल अहमद साहिबा, जनता दल सेकुलर की सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा, सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, कारपोरेटर हजरात, साबिक कारपोरेटर, बड़ी तादाद में यहाँ हमारे जो जनता दल सेकुलर के वर्कर्स हैं, जिम्मेदारान हैं। आज का दिन काफ़ी अहम है हमारे लिए और इस शहर के लिए भी काफ़ी अहम है कि निहाल साहब की आज 7वीं बरसी है और 7 साल के अंदर मालेगांव में कितना बदलाव आ गया है, मालेगांव के हालात में भी, मालेगांव के फिज़िकली स्ट्रक्चर में भी, और जो सबसे बुरी बात है कि हमारी सोच में भी कितना बदलाव आ गया। ये बात हमको सबसे ज़्यादा बुरी लगती है और आज सोचने का मौका है। आज का जो वक्त है मालेगांव में, इससे बुरा कभी ये वक्त आया नहीं था। जितने मसाइल अभी हमारे सामने हैं, इससे पहले कभी नहीं थे और इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। जिस तरह पानी का मसला है, बिजली कंपनी का मसला है, प्राइवेट बिजली कंपनी का मसला है, बिजली का जो उसका रेट बढ़ाया जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा मसला है जिससे हर कोई इफेक्ट होने वाला है। वो पावरलूम सनत की बात हो कि छोटा मोटा करने वाले कारोबार हो कि हमारे पक्के बस्ती हो कि कच्ची बस्ती हो, इसमें सबको मसला आने वाला है। दूसरी बात यह है कि हमारे कारपोरेशन के जो मसाइल हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे बढ़ के साफ़ सफाई का मसला हो, धूल मट्टी का मसला हो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, ये हमारे रोज़ बरोज़ हमारे ऊपर लादा जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मालेगांव शहर के अंदर सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है कि लोग का वो जो निहाल साहब के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी थी और जिसकी वजह से मैं मानता था, मैं बेसिकली उनकी वजह से राजकारण में आया, छोटा था जब से मैं उनको देखते आया हूँ कि उनमें जो एक खूबी जो थी वो खुदादाद सलाहियत थी और वो अल्लाह की तरफ से थी कि वो किसी से डरे नहीं, कभी पूरी ज़िंदगी में वो कभी किसी से डरे नहीं। वो कैसा भी मसला हो, वो पुलिस का मसला हो कि गणपति की दीवार पर लात मारने की बात हो कि और कोई मसला हो, वो हमेशा लड़ने की जो उनमें हिम्मत थी और जो ताकत थी, वो सिर्फ मैंने उनमें देखा हूँ और मुझे वही खूबी उनकी सबसे ज़्यादा पसंद थी। निहाल साहब की जो बात थी कि हमेशा जो दूसरी खूबी थी कि हमेशा बेलौस रहे, कभी मुफाद के लिए कोई राजकारण नहीं करे, कभी मुफाद के लिए कोई चोला नहीं ओढ़ा। 100% आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक 100% वो सियासी रहे और बोलते थे हम सियासी लोग हैं, हम सियासी बात करना, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी तरीके से रहना, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लोगों के साथ जुड़ना।
एकदम कभी उन्हें ना कोई मजहबी लिबादा ओढ़ा, ना कभी सामाजिक काम बोल के कोई काम करने गए, या कभी कोई दूसरा मेला लगा के गैर सियासी बोल के लोगों के इकट्ठा किए, ना कभी कोई गैर सियासी हम खाली समाजी तौर से उनके साथ है, ऐसे भी कभी बात नहीं करे। सबसे अच्छी बात थी 100% वो सियासी रहे, और वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी उनकी लगती थी। और उसके बाद जो उनका खानवादा आया है, इनकी भी वही खूबी है, 100% सियासी बात करते, 100% सियासी रहते, कोई डुप्लीकेट बात नहीं, कोई दूसरा लिबादा ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हम किसके स्टेज पे भी गए, वो मजहबी हो कि सियासी हो कि समाजी हो, हम सियासी तौर से ही गए, ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए लोग का जब कोई मसला आता है वो जनता दल सेकुलर के ऑफिस पे आते हैं, मुस्तकिम डिग्निटी के घर आते हैं, शाहनईन के पास आते हैं, ये उन लोगों को भी मालूम है कि हल करने वाला कौन है। सबसे बुरी बात ये लगती है कि आज हमारे ऊपर मसाइल पे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे बिजली का मसला हो या पानी का मसला हो। बुरा तो ये लगता है कि पानी का मसला हमारी महासभा में बार बार हमारे पेपर चिल्लाते हैं, यूट्यूब बोलते हैं, हमारे लीडर बोलते हैं कि 70% हमारे लोग हैं, 70% हमारे आबादी है। आज की इस मीटिंग की सदर मोहतरमा और आए हुए सभी साथी, शेर याद आ रहा है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यकीन जानिए कि निहाल साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, चले गए, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, उनकी बहुत सारी खूबियां हैं, उनके बहुत सारे कारनामे हैं। उनका सबसे बड़ा कारनामा जो ये शहर मालेगांव शहर जो मस्जिदों और मीनारों का शहर कहलाता है, तालीम गाहों का शहर कहलाता है, तो सही मानों में ये शनाख्त आप देखेंगे कि ये जो टाइटल है ये 1999 से पहले मालेगांव को मिल चुका था। दुनिया ने ये टाइटल दिया है, हमारा और आपका दिया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो शनाख्त है ये हमारे बुज़ुर्ग उलमाए किराम जिन्होंने बहुत सारे काम किए उनकी और हमारे मुखलिस सियासतदानों की देन है। हर दौर में सियासी जमातें रही हैं, सियासी इख्तिलाफात रहे हैं और अलग अलग पार्टियां रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही कई पार्टियां हैं। निहाल साहब के ज़माने में भी बहुत शदीद इख्तिलाफात रहा करते थे लीडरान में, लेकिन कौमी और मिली मामलात में ये लोग मिलजुल करके काम करते थे। आज के सियासतदानों में ये शऊर और ये अंदर से जो होना चाहिए जज्बा वो नहीं है, इसलिए सही मानों में हम लोग उनको सुधार भी नहीं सकते। और मालेगांव के जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि हम लोग और अभी पस्ती और जिल्लत में जाने वाले हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अंधेरे में है अंधभक्ति की वजह से, यानी पूरा मुल्क परेशान है महंगाई से और मुख्तलिफ मसाइल से, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को कोई बुरा भला नहीं बोलता, कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं, कोई उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह से मालेगांव शहर भी मुख्तलिफ मसाइल से नबर्द आज़मा है, उसके बावजूद मौजूदा जो असहाब इक़्तिदार हैं उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज निहाल अहमद साहब के कारनामों को याद करने का दिन है, उनकी खिदमात को याद करने का दिन है, और उनके सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों ने जो अपनी राय रखी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद कर रहा होगा। आज के दिन हम उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं कि उन्हें उनकी खिदमात का बेहतरीन सिला दे। आज ही सुबह 10 बजे 10:30 बजे मैं मुस्तफ़ल स्कूल नंबर 1 में किसी वजह से बैठा था, तो मुझे जो सिकंदर शेख जनाब जो मुझे दूसरी या तीसरी जमात में पढ़ाए वो मिले, और मैंने उनको पहचाना और मैंने उनसे पूछा
हाल चाल अहवाल 81-82 साल उम्र हो गई है। तो मैं थोड़ा उनको फ्री होने के बाद थोड़ा सा पूछा कि आप एक बात बताओ कि कई मराठवाड़े से वो यहाँ आए थे, उसके बाद उन्होंने नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद अब नासिक में रहने लगे। तो मैंने कहा कि आप जब यहाँ पढ़ाते थे तो क्या माहौल था, सियासी माहौल क्या था, और आप लोग जो है किसको वोट देते थे, सच्ची सच्ची बताओ। ऐसे हंसी मजाक में मैंने पूछा तो उन्होंने निहाल अहमद साहब का नाम लिया कि मैं जब तक यहाँ रहा उन्हीं को वोट दिया और हमारे ख़ानदान के लोग भी उनको ही पसंद करते थे और आज भी मैं पसंद करता हूँ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब वो नासिक में शिफ्ट हो गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई नासिक तो बहुत महंगा शहर है, वहाँ क्यों आप चले गए? बोले अब यहाँ रहने के लिए कोई ख़ास वजह नहीं है और यहाँ उतना कुछ अच्छा माहौल नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई निहाल साहब को वोट देने की क्या वजह थी? तो उन्होंने कहा कि हमारे मराठवाड़े से जो लोग यहाँ आते रहे मुख्तलिफ वक्तों में, उनको उन्होंने रोज़गार दिया, रोज़गार दिलवाया और रहने के लिए जगह दी। आज बाप बेटे और भाई भाई का नहीं होता, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो ये काम किया है किसी लीडर ने नहीं किया। ये उनके ख्यालात थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से लोग सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे मराठवाड़ा में ये बात आम है कि निहाल अहमद हमारे मसीहा हैं, लेकिन मैंने उनको मजाक में ये भी कहा कि वो लोग अपने मसीहा को क्यों भूल गए, क्या वजह हो गई, कौन सी गलती हो गई? तब बोले वो तो सब सियासी बातें हैं। बहरहाल मैंने आज सुबह के वाक़या इसलिए मैंने उसको बयान किया। निहाल अहमद साहब के हारने के पीछे बहुत सारी वजूहात में ये भी थी कि भाई ये एक स्टेट लेवल या इंडिया लेवल पर कोई साजिश तैयार की गई होगी और बाकायदा बम्बई से और नागपुर से उसकी प्लानिंग करके इनको 1999 में हरा दिया गया। ये मुझे समझ में आया और मैं बहैसियत सहाफ़ी उनसे मिलता रहा। जब मैं शब्बीर सेठ के साथ काम करता था तो मैंने इनको एक प्लेटफार्म पर काम करते देखा। हालांकि इलेक्शन कई एक इलेक्शन शब्बीर सेठ बहुत कम वोटों से हारते थे, यानी 1800 वोट से एक इलेक्शन आ रहे, एक वोट 3200 वोट से हारे, एकदम कम इलेक्शन में आ रहे हुए। लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर ऐसी कोई दुश्मनी और ऐसी कोई बात नहीं थी कि एक दूसरे को चोर बोले या एक दूसरे को इल्ज़ामात रखें और मिलजुल करके वो इन कामों को आगे बढ़ाते थे। तो इस तरह की सोच रखने वाले लीडर हमको हमारे दरमियान भी पैदा करने की ज़रूरत है और मुखालफिन या जो दीगर सियासी पार्टियां हैं उनमें भी ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है आज कि जिस तरह से नदी के उस पार सियासी इख्तिलाफ के बावजूद वो लोग एक हो जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं एक हो जाते? हम लोग कलमा गो लोग हैं, हम लोग एक ईमान वाले, एक कुरान को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, हम लोग क्यों नहीं एक होते? हम लोग हरिशंकर माले के लिए एक हो जाते हैं, हम लोग ये अमरीश पुरी के लिए एक हो जाते हैं जो सिरपुर का है, उसके लिए सब एक हो जाते हैं। लेकिन ये मालेगांव के मसाइल के लिए, बिजली के मसाइल के लिए क्यों नहीं एक होते? ये बहुत बड़ा मसला है। 1958 या 60 में मालेगांव में यही कलकत्ता कंपनी, बिजली की कंपनी उस वक्त भी थी, अमल कमिटेड कंपनी, उसको मालेगांव से भगाने में जो कलीदी किरदार था वो निहाल अहमद साहब का था। वो तारीख में भी मैं जाने का वक्त नहीं है, लेकिन बताते हैं डॉक्टर खलील साहब ने मुझे बताया था कि प्राइवेट कंपनी के खिलाफ अगर किसी लीडर ने आवाज़ उठाई थी तो निहाल अहमद साहब थे। तो ये तारीख अपने आप को दोहराती है। 1960 या 62 के बाद वो कंपनी का यहाँ से बोरिया बिस्तर लपेटा गया और वो चले गए वो लोग, और उसके 50-60 साल के बाद फिर ये मुसीबत हमारे ऊपर आई है। हमको मिलजुल करके इसको लड़ना है। और निहाल अहमद साहब का एक कारनामा और मैं यहाँ बयान कर दूँ कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे लोगों को नगर सेवक, कारपोरेटर बना करके जो मालेगांव में सियासी, समाजी खादिमीन और वर्करों की एक टीम तैयार की है, वो अपना काम आज भी कर रही है। एक तरह से वो
ज़ख़ीरा आखरत है निहाल साहब के लिए। वो कोई पार्टी में होंगे, किसी और जगह होंगे, लेकिन आज भी अगर वो किसी का राशन कार्ड बना रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निहाल साहब को उसका सवाब मिलता रहेगा। आप सोचो कि एक आम आदमी 1500 रुपया, जिनके पास रिक्शे का पैसा नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने मेंबर बनाया, कारपोरेटर बनाया। और आज का माहौल ये है कि बगैर लाखों करोड़ों रुपया जेब में रहे कोई कारपोरेटर नहीं बन सकता। ये जो बुराई आई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमको बहुत सब सोच समझ करके आगे के लाए अमल तैयार करना चाहिए। और मैं इस वक्त आपके सामने इसलिए भी आया हूँ कि निहाल अहमद साहब की सवाने हयात लिखने के सिलसिले में मैं उनसे मिलता रहा, लेकिन बदकिस्मती के उनका दरमियान में इंतकाल हो गया, सब चीज़ें अधूरी रह गई थी। लेकिन हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि उनके जो मानने जानने वाले ज़िंदा हैं, उनसे मुख्तलिफ वाक़यात हालात ले करके, जिसके बाद जो वाक़यात होंगे वो मुझे मिल करके या मुझे फ़ोन करके बुला लेवे या यहाँ ऑफिस पे जमा करा देवे। वाक़यात चाहिए अपने को। निहाल अहमद क्या थे वो तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, उनकी उसूल पसंद की ज़िंदगी, उनके बहुत सारे कारनामे बहुत सारे लोगों को मालूम है। लेकिन आपके साथ अगर कोई अहम वाक़या गुजरा है, छोटी सी कोई बात गुजरी है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत बहुत अजीब अंदाज से की। मुझे अभी हिदायतुल्लाह वकील साहब ने एक दिन बताया कि जो निहाल अहमद साहब के लड़के हैं, मुश्ताक से जो बड़े हैं, क्या नाम उनका, नाम भूल गए, अल्ताफ भाई, तो वो एडवोकेट है। वहाँ उनके साथ इम्तिहान गाह में मौजूद थे, MSG कॉलेज के पास जो लॉ कॉलेज है, तो वहाँ एग्ज़ाम चल रहा था। तो वहाँ कॉपी बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, तलबा थे नौजवान। तो जो स्क्वाड आया उसने देखा कि भाई जब स्क्वाड आया तो सब लोग अपना अपना लिखने लगे, लेकिन अल्ताफ भाई के पास किसी ने जो चिट्ठी फेंकी थी उनके पैर के पास गिरी हुई मिली। तो स्क्वाड के जो एक ऑफिसर ने उनको पकड़ा, तो बोले कि भाई ये कैसा है? तो बोले मेरा नहीं है सर, वो अभी बहुत सारी चिट्ठियाँ जो है लोगों ने उड़ाया तो वो गिर गई आगे, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मगर वो उनसे पर्चा छीन लिए और वो जो ऑफिसर थे और जो एग्ज़ामिनर थे उन्होंने उस पर्चा छीन करके उनको बाहर कर दिए कमरे के। तो वो इतने सीधे शरीफ इंसान थे कि वहाँ रुके, ये बोले नहीं कि मैं निहाल अहमद का लड़का हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद तो वो उनको मालूम हुआ एग्ज़ामिनर को कि जिस लड़के को आपने यहाँ से निकाला है वो निहाल अहमद साहब के लड़के। और उस वक्त तो निहाल अहमद का तोती बोलता था। अब ये परेशान हो गए, उनको मैदान में देख रहे हैं, अगर वालों को ढूंढ रहे हैं, सब तरफ ढूंढगोल मची, रिक्शा पे और साइकिल पे, उस वक्त तो जो भी सवारी रही होंगी। तो वो अल्ताफ भाई मिले ही नहीं, वो सीधे घर चले आए। वो फेल हो गए, लेकिन बताया नहीं कि मैं निहाल अहमद का लड़का हूँ। ये शराफत होती है, ये इंसानियत होती है। उन्होंने कभी किसी चीज़ को यानी किसी तरह का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। स्कूलें कायम की, अदारे कायम किए, देख लो उनके कोई हालात लगे हैं कि कहीं कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारे अदारे उन्होंने कायम किए, भले से उनका टाइटल नहीं है, लेकिन मैं मुख्तलिफ अदारों में जाता हूँ, पूछता हूँ, मालूमात लेता हूँ, तो मालूम पड़ता है कि कोई स्कूल मालेगांव में ऐसा नहीं है जिसके मसाइल हल करने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर काम नहीं किया होगा। बहुत सारे कारनामे हैं, इंशाअल्लाह हम उसको इस किताब में शामिल करेंगे। और आप लोगों के पास कोई वाक़या होगा, कोई बात होगी, मुस्तकीम साहब हैं या शान साहब हैं या यहाँ दफ्तर पर आप दे सकते हैं एक चिट्ठी, एक कागज़, तो इंशाअल्लाह हम उसको शामिल करेंगे। और मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, आप फ़ोन करके मुझे बुला सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना यहाँ पर